नज़ीर, इजराइल की जानब से मुसलसल फलस्तीनियों के पर इस वक्त हमले हो रहे हैं, गजा में मुसलसल हमले जारी हैं, लेबनान में मुसलसल हमले जारी हैं, और इसमें सिविलियंस जो हैं उनकी कैजुअलिटीज हो रही हैं, सिविलियंस जो है वो इसमें शहीद हो रहे हैं। गजा में फलस्तीनियों की शहादत हुई है, लेबनान में लेबनीज की शहादत हुई है। तो यह मामला तो इस तरह से नहीं चल सकता है। गजा के अंदर जो इजरायली जमीनी फौज है वो भी अटैक कर रही है। तो टर्की की जानब से यह कहा गया है कि यूनाइटेड नेशन की जो फोर्सेज हैं, यानी यूएन मैंडेट के साथ फोर्सेज हैं, उनको इमीडिएटली गजा में भेजना होगा, और जो कुछ इस वक्त इजराइल कर रहा है वो हमें काबिल कबूल नहीं है। यह टर्की की जानब से जो बात सामने आई है। और दूसरी तरफ अफ्रीका के अंदर सूरत हाल काफी ज्यादा बिगड़ रही है जब से अमेरिका ने यह कहा है कि वो वहां पर हमला कर सकता है, क्योंकि जाहिर है कि यह हमला एक मुल्क के ऊपर तो नहीं होने जा रहा, बल्कि यह तो आगाज है और ये उस ग्रेट गेम कैसा है। तो नाइजीरिया के साथ मुख्तलिफ ममालिक ने अपने बॉर्डर जो है वो बंद करना शुरू कर दिए हैं, और यूरोप में उनकी जो बड़ी इकोनॉमीज हैं, बड़ी पावर्स हैं, कैसे तेजी के साथ उनकी इकोनॉमी जब डिक्लाइन की तरफ जा रही है यूक्रेन जंग की वजह से, और क्या क्राइसिस जब वहां पर खड़े हो रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। नज़ीर, सबसे पहले जो इस वक्त इजराइल ने ताजा तरीन हमले किए हैं, ताजा तरीन जो इस वक्त अग्रेशन किया है, इजरायली जमीनी फौज ने जो गजा के साउथ का इलाका है वहां पर 3 फलस्तीनियों को गोलियां मारकर शहीद किया है। 3 पैलेस्टीनियन किल्ड बाय इजरायली फायर इन सदर्न गाजा। 200 से ज्यादा ऑलरेडी शहादतें हो चुकी हैं। 250 फलस्तीनी जो है वो जब से सीज फायर हुआ है उसके बाद जब वो शहीद कर दिए गए हैं। 3 फलस्तीनियों को अभी इजराइल की जमीनी फौज ने गोलियां मारकर जब शहीद किया, और उधर वेस्ट बैंक के अंदर वो सेटलर्स जब जाकर फलस्तीनियों पर अटैक्स कर रहे हैं। तो ये मामला तो इस तरह से नहीं चल सकता है। दूसरी तरफ 2 लेबनीज जब इस वक्त शहीद हुए हैं, इजराइल ने वहां पर एयर स्ट्राइक की है, तो वहां पर लेबनीज मारे जा रहे हैं और लेबनीज गवर्नमेंट के ऊपर बहुत शदीद प्रेशर आ रहा है, ठीक है ना। रोजाना की बुनियाद के ऊपर अब इजराइल जब वहां पर इस तरह से अटैक्स कर रहा है कि वहां पर कैजुअलिटीज हो रही हैं। तो अमेरिका के एक बड़े जर्नलिस्ट हैं, जज नपोलिटिनो, ये बहुत उनके फेमस और बड़े जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि गजा की जंग की वजह से और जो बिलियनियर्स अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उसकी वजह से जो अमेरिकन क्रेडिबिलिटी है जो ऑलरेडी डैमेज हो चुकी है वो इरोड कर रही है, यानी बिल्कुल वो खत्म हो रही है। अमेरिकन क्रेडिबिलिटी तो पिछले 20-25 सालों में डैमेज हो चुकी है, और इन 2 सालों में बहुत बुरे तरीके से डैमेज हुई है, लेकिन अब वो इरोड कर रही है। अब रही सही कसर भी ये निकल रही है कि उधर गजा में जो कुछ हो रहा है, फिर जैसे जो बिलियनर्स हैं वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अमेरिकन इंतजामिया को, वो कैसे मामला चला रहे हैं, तो ये ओवरऑल अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ है। सो ही टेल्स के वॉर ऑन गाजा एंड कंसंट्रेटेड ज़ायनिस्ट मीडिया स्पेंडिंग आर वीकनिंग द यूएस ग्लोबल क्रेडिबिलिटी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और ये उस तहरीक का हिस्सा है। और अब ये एक नया इजाफा है कि इन्होंने खुलकर जब इस तरह से बात की है, जो ज़ायनिस्ट मीडिया है अमेरिका में, जिस तरह से वो चीजों को पोर्ट्रे कर रहा है और इन्फ्लुएंस कर रहा है कि अमेरिका मुसलसल जब इजराइल को सपोर्ट करता है, और यही अमेरिकन मफाद में, कोई अमेरिकन मफाद में नहीं है। इजराइल की जंगों को फंड करने से अमेरिका का नुकसान हुआ है। ये जो आज अमेरिका चाइना का राइज देख रहा है, उसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो इजराइल की जंगें हैं, क्योंकि अमेरिका की अटेंशन जो है वो इजराइल की जंगों। और अभी टकर कार्लसन ने यह कहा कि जो वहां पर 9/11 हुआ, इजराइल ने उसको इस्तेमाल किया जंगों के लिए, ठीक है ना, इराक पर हमला करवाने के लिए, बाकी जगहों पर हमला करवाने के लिए। जो जेफरी एप्स्टीन है उसके हवाले से जो ताजा तरीन रिपोर्ट्स हमने आपके सामने रखी, उसमें यह साबित हो चुका है कि सीरिया पर हमला करवाने के पीछे उसका हाथ था। लीबिया में क्या, तो ये अमेरिका ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स और साथ अपनी अटेंशन डाइवर्ट की जब चाइना खामोशी के साथ काम कर रहा था। तो ये अमेरिकन इंटरेस्ट के बिल्कुल खिलाफ है। देखिए, रीजन तो पॉलिटिकली, मिलिटरीली, हर लिहाज से अमेरिका के कंट्रोल में है। यहां की गवर्नमेंट्स तो अमेरिका की बात सुनती हैं, फिर उनको मुसलसल दगा देना, उनको सीज फायर की बात करके सीज फायर तोड़ देना, जंगों को फैलाना, और अभी वो एक नए हमलों की तैयारी कर रहे हैं। तो ये तो अमेरिकन इंटरेस्ट में नहीं है, ठीक है ना भाई। वो हुकूमतें तो ऑलरेडी अमेरिका के साथ है, चूचा भी करने के लिए तैयार नहीं है, तो उनको मुसलसल उनके इंटरेस्ट को डैमेज करना, तो इससे ओवरऑल अमेरिका का नुकसान हो रहा है। तो ये उन्होंने जब बात की है। सो टर्की ये कह रहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं हर तरह का इकदाम उठाने के लिए। टर्की वुड बी अ की एक्टर बैलेंसिंग इजराइल एंड डिसआर्मिंग हमास। उन्होंने कहा कि हम एनी रोल जो है वो प्ले करने के लिए तैयार हैं, और इजराइल का जो विड्रॉल है, फुल विड्रॉल इजराइल अपनी फौजों का गजा से करे, और इसको जब यकीनी बनाया जाए। और फिर उन्होंने कहा, यह टर्की अब बात कर रहा है कि मिडिल ईस्ट में इजराइल को लगाम डालने के लिए टर्की आगे आएगा। उन्होंने कहा कि जब से इराक तबाह हुआ है, चूंकि इराक की जो आर्मी है वो मिडिल ईस्ट की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी थी, तो मिडिल ईस्ट में इजराइल को लगाम डालने के लिए टर्की जो है वो आगे बढ़ेगा। टर्की हैज इमर्ज्ड द मेन जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग एक्टर अगेंस्ट द इजरायली पोजीशन। टर्की सबसे ज्यादा वो बड़ी ताकत बनकर सामने आया है।
इराक के बाद जो इसराइल को लगाम डालेगा। तो इसराइल ने जब सिस्टमैटिकली यहां पर जो बड़ी ताकतें थी जो फलस्तीनी कॉज को सपोर्ट करती थी उसको जब तबाह किया है। और ये 90s में नेतन्याहू ओपनली ये कहता था कि उसकी ये पॉलिसी है कि वो हर उस स्टेट को तबाह करेगा जो फलस्तीनी कॉज को सपोर्ट करती है। तो सद्दाम हुसैन बहुत बड़े सपोर्टर थे फलस्तीनी कॉज के, मुअम्मर कज़ाफी बहुत बड़े सपोर्टर थे, शाम बहुत बड़ा सपोर्टर था। तो इन सबको जब उन्होंने तबाह किया और अब वो ईरान को करना चाहते हैं। टर्की के फॉरेन मिनिस्टर कॉल फॉर पीस इन गाजा, डिमांड्स के क्लियर फ्रेमवर्क होना चाहिए कि जो इजराइल सीज फायर वायलेशंस कर रहा है उसको एड्रेस किया जा सके, यानी इस तरह से मामला जब नहीं चल सकता है। तो जाहिर है कि यहां फलस्तीनी जब वो शहीद हो रहे हैं तो हमास ने कहा कि हम बिल्कुल खामोशी के साथ जब नहीं बैठेंगे। तो टर्की कह रहा है कि क्लियर फ्रेमवर्क जब होना चाहिए। उर्दगान ने ये कहा है, उर्दगान स्लैम्स इजराइल पुअर सीज फायर रिकॉर्ड एज मोर देन 200 किल्ड सिंस एग्रीमेंट। ये कौन सा सीज फायर है जिसमें 200 से ज्यादा फलस्तीनी जब शहीद हो गए हैं। हम एक ऐसी एंटिटी का सामना कर रहे हैं जिसने 200 मासूम लोगों को सीज फायर के बाद भी जो है वो मार दिया है। और हम वेस्ट बैंक की जो एनेक्सेशन है उसको अलाउ नहीं करेंगे, और हम जो यरूशलेम का स्टेटस है और जो सैंक्टिटी है अल-अक्सा मॉस्क की उसको तब्दील नहीं होने देंगे। ये उर्दगान का स्टांस जो सामने आया। नेतन्याहू ये कह रहा है कि हमें एक बहुत बड़ी फौज की जरूरत है, वी नीड अ लार्ज, और एक अकलमंद फौज की जरूरत है। वो कहना चाह रहा है कि ये जो फौज है ये अकलमंद नहीं है, और एक वाइज आर्मी और बड़ी आर्मी इसकी हमें जरूरत है। और हम जो सर्विस का टाइम है उसको भी बढ़ाएंगे और रिजर्व फोर्सेस को भी बढ़ाएंगे। तो अरब्स तो अब्राहम अकॉर्ड के बारे में सोच रहे हैं, इजराइल से टेक्नोलॉजी लेने के बारे में सोच रहे हैं, और इजराइल जो है वो अपनी आर्मी बढ़ाने के बारे में सोच रहा है। तो मिडिल ईस्ट के मुल्कों को बुनियादी जो काम करना है वो अपनी आर्मी तैयार करनी है, बजाय कि वो इसमें पड़े रहेंगे। इजराइल उनको साइंस देगा, टेक्नोलॉजी देगा और प्रॉस्पेरिटी देगा। ये पता नहीं कौन सी पॉलिसी है जिसको इन्होंने परसू किया है। तो अब आप देखिए, वो इजरायली फौजी जिन्होंने फलस्तीनी जो प्रिजनर्स हैं उनका रेप किया था, उनको जो है वो रिहा कर दिया गया है। ये आज का इजराइल है, और हमेशा से ऐसा ही था, बस अब वो खुलकर ज्यादा सामने आया। तो मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट्स को चाहिए कि वो अपनी आर्मी तैयार करें इधर उधर की पॉलिसीज को सोचने के बारे में। और जॉर्डन को चाहिए कि इजराइल की तरफ जाने वाले मिसाइल है उनको गिराने के बजाय अपनी सिक्योरिटी और अपनी जो स्ट्रेंथ है उसके हवाले से काम करे और फलस्तीनी कॉज के लिए काम करे, बजाय इसके कि वो इजराइल को इंटेलिजेंस फराहम करे, उसके लिए तिजारत करे और उसकी तरफ जाने वाले मिसाइलों को गिराए। साइप्रस के साथ इजराइल का एक मुआहदा हुआ है। इजराइल जब साइप्रस को गैस देगा, तो साइप्रस में जो एक्टिविटीज इजराइल की बढ़ रही हैं, टर्की इस पर ऑलरेडी खबरदार कर चुका है। तो आज यानी ये एक इजराइल की एक अटेम्प्ट है ना वहां पर इन्फ्लुएंस गेन करने की। तो अब वो गैस का एक बड़ा एग्रीमेंट इन्होंने किया है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा है कि हम अमेरिका के साथ टॉक्स कर सकते हैं। अमेरिका ने अभी 2 दिन कबल जो है वो ईरान को मैसेज भेजा है कि हम दोबारा टॉक्स करना चाहते हैं। तो ईरान ने कहा कि हम टॉक्स कर सकते हैं, लेकिन हमारी कुछ शराइत है, और शराइत यह है कि अमेरिका रीजन की बेसिस छोड़कर यहां से चला जाए और इजराइल की सपोर्ट बंद करे। उसके बाद हम सोचेंगे अमेरिका के साथ टॉक्स करने के बारे में। वी विल कंसीडर वाशिंगटन्स डिमांड फॉर कोऑपरेशन ओनली इफ इट एंड्स द सपोर्ट फॉर द ज़ायनिस्ट एंटिटी एंड रिमूव्स इट्स बेसिस फ्रॉम आवर रीजन। तो तेहरान रिजेक्ट्स यूएस मैसेजेस क्लेम ब्लास्ट यूएस मूव्स इन कैरेबियन। वेनेजुएला के हवाले से भी ईरान ने सख्त पोजीशन ली है और मुखालफत की है जो अमेरिका वेनेजुएला पर हमला करने का इरादा रखता है। तो कोई यानी ईरान देखें, अमेरिका ने फिर मैसेज भेजा जी हम टॉक्स करना चाहते हैं। तो ईरान जो हमेशा टॉक्स करना चाहता है, हमेशा निगोशिएशंस को उसने आगे बढ़ाया है, और जब ईरान पर हमला हुआ उस वक्त भी वो अमेरिका के साथ टॉक्स ही कर रहा था। अब फिर वो इनकार क्यों कर रहा है? क्योंकि डिप्लोमेसी एक तो मजाक बन के रह गई है, दोबारा मुज़ाकरात के चक्कर में वो एक नया हमला प्लान कर रहे हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। और तीसरी बात यह है कि देखिए, ये एक वेस्टर्न पावर्स का घमंड है कि वो किसी भी मुल्क पर अटैक करेंगे, कुछ भी वहां पर करेंगे, और बाद में उन मुल्कों की मजबूरी है कि उनको अमेरिका के साथ और वेस्ट के साथ बैठना ही बैठना है। तो ये जरूरी है कि उनको दिखाया जाए कुछ, ठीक है, जितना हो सकता है। तो इसलिए ईरान नहीं जा रहा, क्योंकि एक तो सीरियस मुज़ाकरात नहीं है, और दूसरा मतलब हमला कर दो और फिर मुज़ाकरात की दावत दे दो, ये तो नहीं चल सकता ना। जो कुछ ईरान में उन्होंने जिस तरह से हमले किए हैं हॉस्पिटल्स के ऊपर और मीडिया सेंटर्स के ऊपर और सिविलियंस के ऊपर, इवन जेलों के ऊपर उन्होंने अटैक्स किए, क्या कसर उन्होंने छोड़ी है ईरान के अंदर खाना जंगी करवाने के हवाले से। तो ईरान जो है पूरी तरह से स्टांस ले रहा है। तो उधर जो है वो नाइजीरिया, जिस पर अमेरिका ने हमला करने की धमकी दी है, फौजें उतारने की धमकी दी है, तो इसके साथ जो मुल्क है चाड, इसने अपने बॉर्डर्स नाइजीरिया के साथ जो वो बंद कर लिए, और वजह वही है कि अमेरिका किसी भी वक्त जो अटैक कर सकता है। तो अगर अमेरिका ये यानी अमेरिका की किसी एक मुल्क में एंट्री नहीं होगी, ये अमेरिका की अफ्रीका में एंट्री होगी। ऑलरेडी ज़ाहिर अमेरिका है वहां पर, लेकिन अब ये किसी और अंदाज में होगी।
ये जो सारे ममालिक है नाज़रीन, यहां से इन मुल्कों ने जो वेस्ट की बेसेस हैं उनको कुछ पिछले टाइम के अंदर खत्म कर दिया। फ्रांस की यहां पर बेसेस थी, बाकी मुल्कों की थी, उनकी बेसेस को इन मुल्कों ने, जिसमें खास तौर पर बर्किनो फासो है, माली है, नाइजर है, इन्होंने खत्म किया है। और यहां पर रशिया, चाइना, इनका इन्फ्लुएंस है वो बढ़ रहा है। और वो कैसे बढ़ रहा है? वो वहां पर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट्स के जरिए जा रहे हैं, वो वहां पर कॉलोनाइजर बनकर नहीं जा रहे हैं, कोई हमला करके नहीं जा रहे हैं। तो कोई कंपैरिजन नहीं है चाइना और वेस्ट का। तो जनाब अली, अब ये यानी कि अफ्रीका इनके हाथ से निकल रहा है, क्योंकि वो तेजी के साथ इनकी बेसेस जब वो खत्म कर रहे हैं। तो अब ये एक नई तरह की एंट्री होगी, देखते हैं कि इसमें वो हमला करते हैं या नहीं। लेकिन नाइजीरिया के साथ जो बॉर्डर्स है उन्होंने बंद करना शुरू कर दिए हैं। जापान की जो नई प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि वो एक शख्स के साथ मिलना चाहती हैं, और उस शख्स का नाम है किम जोंग अन। किम जोंग अन से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार नई जापान के प्राइम मिनिस्टर ने कर दिया है। जापान न्यू प्राइम मिनिस्टर वांट्स फेस टाइम विद किम जोंग अन, बराह रास्त 1-to-1 आमने सामने मुलाकात। अभी जब ट्रंप एशिया के दौरे पर आए हुए थे, उनकी भी बड़ी ख्वाहिश थी किम जोंग अन से मुलाकात करने के लिए, लेकिन किम जोंग अन ने ट्रंप से भी मुलाकात नहीं की। दुनिया के लीडर्स मारे मारे फिरते हैं कि एक मुलाकात उनकी ट्रंप के साथ हो जाए। ओआईसी लीडर्स को देखिए, एक अमेरिका से कॉल आ जाए तो जनाब अली तो किम जोंग अन जो है, ट्रंप ने ये कहा भी सही कि वो किम जोंग अन से मिलना चाहते हैं, और वो अपने दौरे को एक्सटेंड भी कर देंगे अगर किम जोंग अन मिलने के लिए राजी हो जाए। तो किम जोंग अन नहीं मिले, वो चाइना के सदर के साथ मिले हैं, और जब प्यूटन आए हैं तो बादशाहों की तरह उनका इस्तकबाल किया है, लेकिन ट्रंप के साथ नहीं मिले। तो जो नॉर्थ कोरिया की पावर है उसको देखते हुए अब साउथ कोरिया और जापान सोच रहे हैं कि भाई क्या करें। तो साउथ कोरिया ने चाइना को कहा है, अभी चाइना के सदर गए हुए थे कि नॉर्थ कोरिया से हमारी बातचीत शुरू करवाएं, और अब जापान कह रहा है कि नॉर्थ कोरिया। तो साउथ कोरिया और जापान ये इसलिए भी बात कर रहे हैं कि अमेरिका की पॉलिसी डामाडोल है। देखिए ना, अमेरिका कैसे ट्रीट कर रहा है अपने इत्तेहादियों को, और चाइना कैसे ट्रीट कर रहा है अपने इत्तेहादियों को। अमेरिका उनको कह रहा है कि भाई इतने $100 बिलियन इन्वेस्ट भी करो, लेकिन उसके बावजूद तुम्हें कोई गारंटी नहीं है, और जो हमारी फौज वहां पर बैठी हुई है उसके लिए हमें इतने पैसे दो। ओ भाई, उस फौज को ले जाए, मतलब ले जाए, वो अपनी सिक्योरिटी कर लेंगे। उनसे ये डिमांड और इस तरीके से करना कि नहीं हमें इतने ही पैसे चाहिए। तो तासुर तो ये था कि अमेरिका अपने इत्तेहादियों को कुछ देता है तो इन्फ्लुएंस तो देकर कायम होता है, जैसे चाइना कर रहा है, जैसे अमेरिका करता रहा है। तो इन्फ्लुएंस ऐसे ही कायम होता है कि आप मदद करते हैं तो वो मुल्क आपके साथ खड़े होते हैं, उनसे पैसे लेकर। इसका मतलब अमेरिकन इकोनॉमी की इतनी बुरी हालत हो गई है कि वो अपने इत्तेहादियों को इस तरह ट्रीट करने लग गए हैं कि जैसे उनसे जजिया ले रहे हैं, ये उनकी कॉलोनीज है, उनसे वहां से ये इतने पैसे लेने ही लेने। तो बहरहाल ये मुल्क कह रहे हैं कि हमें किम जोंग अन से मुलाकात करनी है, नॉर्थ कोरिया के साथ रिलेशंस बढ़ाने हैं। तो ये सबक जब मिडिल ईस्ट के मालिक को भी सीखना चाहिए और ओआईसी वर्ल्ड को भी सीखना चाहिए। जब आपके पास पावर होती है तो ही फिर दुनिया आपके साथ सही तरह से बात करती है। अगर आप कमजोर हो तो इस दुनिया में आपका सर्वाइवल नहीं है। तो 57 इस्लामी मुल्क एंड ओनली वन इजराइल, उसका कुछ भी ये बिगाड़ नहीं सके हैं। और इनके जवाल का, इनका जो जवाल है वो नेतन्याहू में देखिए, एक नेतन्याहू इन सब के ऊपर भारी है और ये कुछ भी नहीं कर सके उसका। तो ये अपना सवाल जब वहां पर देख सकते हैं। तो एक ही मुल्क है ईरान, जो अब आपको अंदाजा हो गया होगा 2 साल की जंग के बाद, और बाकी ओआईसी वर्ल्ड कैसे उसने इजराइल और अमेरिका के साथ बात करते हैं और इजराइल के साथ ये खुफिया मुलाकातें करते रहे और ईरान के खिलाफ ज्वाइंटली लड़ा है। तो कितनी बड़ी बात होगी। ईरान जंग नहीं चाहता, ईरान अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है, ईरान अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है, लेकिन उनको अच्छे ताल्लुकात मिलते नहीं है। मसला यह है, उन्होंने बड़ी कोशिश की है, लेकिन आगे से उनसे सरेंडर मांगा जाता है। सरेंडर तो वो करने के लिए तैयार नहीं है। वो अच्छे बराबरी के मुनासिब ताल्लुकात चाहते हैं कि कोई मुखालफत भी ना हो, तिजारत भी हो और ये मामलात आगे बढ़े, लेकिन उनसे बदले में सरेंडर डिमांड किया जाता है। उनसे कहा जाता है अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दो, उनको कहा जाता है अपने मिसाइलों की रेंज खत्म कर दो। तो ये तो उनके डिफेंस है ना, तो वो इसलिए मामला चलता नहीं है। तो अब जरा यूरोप को देखिए। आज टेलीग्राफ ने रिपोर्ट किया है कि बरतानिया उज़्मा, बरतानिया का जो कर्जा है तेजी के साथ बढ़ रहा है और इस वक्त जो उनका कर्जा है वो $3 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। यूके's नेशनल डेट ग्रोस एट फास्टेस्ट रेट ऑफ एनी एडवांस इकोनॉमी एंड नाउ द नेशनल डेट इज ऑलमोस्ट $3 ट्रिलियन। किसी भी एडवांस इकोनॉमी में सबसे तेजी के साथ जिसका कर्जा बढ़ रहा है वो बरतानिया है, अकॉर्डिंग टू टेलीग्राफ। अब जरा इटली की रिपोर्ट देखिए। इटली का जो बजट डेफिसिट है उसमें तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। 2022 में उनका जो बजट डेफिसिट था वो 72 बिलियन यूरोस था और 2025 के इन 8 महीनों के अंदर जो रिपोर्ट आई है 2025 के 8 महीनों की, वो 129 बिलियन यूरोस हो चुका है। यानी उस डेफिसिट के अंदर इजाफा हो रहा है। डेफिसिट में इजाफा हो रहा है तो जाहिर है कि फिर कर्जा लेना पड़ेगा डेफिसिट को पूरा करने के लिए, तो कर्जे में इजाफा होगा।
ग्रोइंग एक्सपेंसेस हैं, जो एक्सपेंस है वो बढ़ रहे हैं क्योंकि दरमियान में पैसा यूक्रेन को देना पड़ रहा है और इजराइल को भी कुछ दिए होंगे इन्होंने। तो इटालियन गवर्नमेंट हैज वंस अगेन इंक्रीज द नेशनल डेट, तो कर्जे में भी इजाफा हो रहा है। कंप्लीटली अनडूइंग द इनिशियल सक्सेस ऑफ मेलोनी गवर्नमेंट इन रिड्यूसिंग डेट, तो जो मेलोनी की गवर्नमेंट थी जो डेट को नीचे ला रही थी, अब वो मामला बिल्कुल रिवर्स हो गया। तो ये है यूरोप की, और जर्मनी की हालत आपके सामने, हम वो उस पर तो कई रिपोर्ट्स रख चुके हैं। फ्रांस की भी यही हालत है। तो ये यूरोप की बड़ी इकोनॉमीज हैं। पोलैंड के सेनेटर क्या बात कर रहे हैं? पोलैंड के सेनेटर ये कह रहे हैं कि पोलैंड की गवर्नमेंट की इस वक्त की जो पॉलिसी है, इसका नतीजा ये निकलेगा कि ये रशिया के साथ जंग में ड्रैग हो जाएगा, क्योंकि पोलैंड जब वो बहुत ज्यादा हॉस्टिलिटी दिखा रहा है। मे इटसेल्फ बिकम अ विक्टिम ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, पोलैंड खुद इसमें जब ड्रैग हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पोलैंड जो है वो अपने इत्तेहादियों और अमेरिका के ऊपर रिला कर रहा था और कर रहा है, लेकिन वो इसको मुश्किल वक्त में फ्रंट लाइन के ऊपर इसके साथ आकर खड़े नहीं होंगे। और यहां पर जो हमारी पॉलिटिकल एलीट है जो हॉस्टिलिटी रखती है रशिया के हवाले से, असल में ये एक वो रिवायत चली आ रही है कि हमारी रूलिंग एलीट जो है वो रशिया को हमेशा दुश्मन ही समझती है। और इसका नतीजा ये निकलता है कि हम जो है वो पोलैंड के लोग जो हैं वो मुसलसल ट्रेजेडीज में रहते हैं, कभी किसी जंग में इन्वॉल्व हो गए, आलमी जंगों में इन्वॉल्व हो गए। तो इस वक्त जो पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा है कि यूक्रेन का राइट है कि वो यूरोप में रशियन फैसिलिटीज को अटैक कर सकता है। यूक्रेन यूरोप में रशियन फैसिलिटीज को अटैक करने का राइट रखता है, ये पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने कहा। और आपको याद है कि हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ने कल जो सख्त तरीन ट्वीट पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ किया है। अच्छा, पोलैंड के प्रेसिडेंट जो अभी रिसेंटली आए हैं वो इस जंग के खिलाफ है, पोलैंड के अवाम इस जंग के खिलाफ। तो ये यानी कि वहां पर सूरत हाल है। अच्छा, अब चाइना यूरोप और कनाडा को ऑफर कर रहा है कि हमारे साथ तिजारत बढ़ाएं। अमेरिका ने आपके साथ जो ऊंच नीच की है, हमारे साथ ताल्लुकात बढ़ाएं, यही वो ऑफर साउथ कोरिया को कर रहे हैं। चाइना रिज्यूम्स ग्रुप टूवर्ड्स टू कनाडा टू बूस्ट पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। फॉरेन मिनिस्टर चाइना जो है वो पीपल टू पीपल ताल्लुकात कनाडा के साथ बढ़ाने के लिए ग्रुप टूवर्स है वो शुरू कर रहा है। चाइना कॉमर्स मिनिस्टर कॉल फॉर स्ट्रॉन्गर मल्टीलेटरल रीजनल कोऑपरेशन इन मीटिंग विद कैनेडियन ट्रेड मिनिस्टर। और चाइना यूरोपीय यूनियन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ चाइना यूरोपीय यूनियन टॉक्स जो है वो डायलॉग करने जा रहे हैं ब्रसल्स के अंदर। तो चाइना ऑफर कर रहा है यूरोप और कनाडा को। तो ये इस वक्त की जहां वाली सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राज और आगाह करें, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।